हाय स्टूडेंट्स, संसाधनों का वर्गीकरण कल देख लिया था। आज जैविक और अजैविक संसाधन पाठ संख्या 16, जैविक और अजैविक संसाधन पढ़ेंगे। बहुत बड़ा पाठ है लेकिन बहुत इजी है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा है, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधनों के अंतर्गत धरातल पर जितना भी जीव जगत शामिल होता है, पेड़ पौधे हैं, मत्स्य है, पशुपालन है, जल संसाधन है, ये सब जल नहीं, मत्स्य संसाधन है, ये सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैविक संसाधनों में अजैविक पदार्थ, जल, खनिज आदि आते हैं। सबसे पहले जैविक संसाधनों में हम भारत में पशु संसाधन पढ़ते हैं। भारत में पशु संसाधन, आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, क्योंकि कृषि के साथ साथ पशुओं को विशेष स्थान दिया गया है। पशुओं से हमें दूध तथा दुग्ध उत्पादक प्राप्त होते हैं, घी, मक्खन, पनीर, छाछ ये प्राप्त होते हैं। इनके अलावा गोबर व मलमूत्र द्वारा खाद भी हमें प्राप्त होता है, हड्डियों द्वारा खाद हमें प्राप्त होता है। चमड़ा, खाद, ऊन, यातायात, इनमें भी पशु बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह पशुओं द्वारा प्राप्त लाभ बता रहा हूं आपको। इनके सींगों से भी विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ प्रमुख हैं। इसके अलावा ऊंट, सूअर, मुर्गियां, घोड़े, टट्टू, गधे तथा याक अन्य पालतू पशु यहां पर पाले जाते हैं। भारत में पशुपालन के क्षेत्र, भारत के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पशु पाले जाते हैं। नंबर 1, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। भेड़, बकरी, याक वगैरह यहाँ अधिक पाली जाती हैं। मनोरंजन स्थल होने की वजह से आजकल भैंस वगैरह भी यहाँ पालने लगे हैं। पढ़ाया हुआ है मेरा सब कुछ आपको। उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, नंबर 2, उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, गुजरात आते हैं। यहाँ पर भैंस, गाय आदि का पालन किया जाता है। ऊंट पाले जाते हैं राजस्थान में। भारत के 50% ऊंट राजस्थान में पाले जाते हैं। ये चीजें मेरी आपको पहले बताई हुई हैं, बस एक बार इनको गौर करना और दिमाग में आने की जरूरत है। तीसरा जो स्थान है पशुओं का, पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। भैंस यहाँ प्रमुख रूप से पाली जाती है। भैंस यहाँ की प्रमुख, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ आर्द्र जलवायु है। आर्द्र जलवायु में भैंस बहुत गुणवत्ता वाला पशु है। इसके अलावा चौथा जो क्षेत्र है वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, पठारी क्षेत्र जिनको हम कहें। भेड़ यहाँ की प्रमुख है, लेकिन इस भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है वो घटिया किस्म की ऊन होती है। गाय पालन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान। गाय में भारत का दूसरा स्थान है। भेड़ पालन में भारत का, भैंस पालन में प्रथम, भेड़ पालन में दूसरा, भैंस पालन में प्रथम स्थान है।
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। भारत में पौष्टिक आहार और हरे चारे की कमी, भारत में पशुओं के अंदर या पशुपालन का क्षेत्र कमजोर क्यों है, इसके क्या कारण है? एक तो पौष्टिक व हरे चारे की कमी है, अच्छी पशु नस्लें हैं उनका अभाव है, पशुओं के अनेक प्रकार बीमारियां हैं, खुरपका मुंहपका जैसी, पशुपालकों की अज्ञानता है। आप भी जानते हैं चरवाहा वही होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वह अज्ञान है। पशुपालकों की अज्ञानता है, लापरवाही, जिसके कारण भारत में पशुधन की स्थिति क्या है, कमजोर है। इसके अलावा पौष्टिक आहार प्रदान क्या किया जा सकता है कि पशु के नस्लों का सुधार किया जा सके और पशुओं की अच्छी यहाँ पैदावार हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना चाहिए, उत्तम चारागाहों का विकास करना चाहिए, पशु चिकित्सालयों की स्थापना करनी चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलने चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन करना चाहिए। इन कार्यों के द्वारा पशु संसाधन विकास का प्रयास किया जा सकता है। ये हो गई भारत में पशुपालन के क्षेत्र और उनकी कमियां और सुझाव सुधार। अब बात करते हैं वन क्षेत्र। वन क्षेत्र में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं इसमें। वन क्षेत्र भारत में वैसे तो 5 प्रमुख वन क्षेत्र माने जाते हैं। वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वन नीति के अनुसार देश की 33% भूमि पर वन होने चाहिए, लेकिन 2015 के अनुसार 21.34% भूमि पर ही भारत में वन हैं। वनों का दोहन होता जा रहा है। कृषि भूमि की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का दोहन किन कारणों से हो रहा है? कृषि भूमि की बढ़ती मांग, धीरे धीरे कृषि भूमि की मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती हो रही है। औद्योगिकरण और नगरीकरण हो रहा है जिनके कारण वनों की कटाई हो रही है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई की जाती है। अनियंत्रित चराई के कारण छोटे पादप जो उगते हैं वो पशुओं के पैरों से टूटकर वहीं रह जाते हैं, नए पादप नहीं बन पा रहे हैं। स्थानांतरित कृषि प्रणाली के कारण और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के कारण भारत में वनों का विनाश होता जा रहा है। वनों के प्रकार भारत में जलवायु, उच्चावच और मिट्टी की विविधता के आधार पर कितने प्रकार के वन हैं? मुख्य रूप से सदाबहार वन, मानसूनी वन, पतझड़, मानसूनी या पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, दलदलीय या ज्वारीय वन। पूरा मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, दोबारा सुन लीजिए। कौन कौन से प्रकार के वन? सदाबहार वन वे वन जो कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। मानसूनी या पतझड़ वन वे वन जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन मरुस्थल में पाए जाने वाले जिनकी पत्तियां बहुत छोटी होती है, कांटों के रूप में होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन न हो। पर्वतीय शीतोष्ण सदाबहार वन पर्वतों के ऊपर जैसे चढ़ाई पर चढ़ते जाते हैं वनों के प्रकार बदलते जाते हैं, मैंने आपको बताया था पहले। ज्वारीय या दलदली वन जो डेल्टाई प्रदेश में पाए जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली के डेल्टा, दामोदर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा पर ये वन पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन, 100 से 200 सेंटीमीटर वाले में मानसूनी, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय और 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। डेल्टाई वन नदी डेल्टाओं में पाए जाते हैं। भारत की मुख्य उपजें 2 प्रकार की हैं। एक प्रकार की लकड़ियां, सबसे प्रमुख उपज है लकड़ी। इसके अलावा गौण उपज भी हैं, वनों से प्राप्त होते हैं। लाख, कथा, गोंद, घास, चमड़ा रगने के पदार्थ, फल, शहद, मोम, जड़ी बूटियां, महुआ, बेंत, बांस, तुंग आदि सम्मिलित हैं। वनों में अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभों की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से होते हैं, वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रत्यक्ष लाभ जलवायु में परिवर्तन, मौसम परिवर्तन है, वर्षा का कारण है, ऑक्सीजन देते हैं, ये सारे कारण जो अप्रत्यक्ष हैं वो आप अपने क्रम बनाकर आराम से लिख सकते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो 12-13 कारण है, लेकिन आपको 4 या 5 कारण पूछेगा, अगला पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इनमें।
वन विनाश के दुष्परिणाम। वन विनाश से क्या दुष्परिणाम होते हैं, जिसमें पर्यावरण, जलवायु, भूमिगत जल स्तर, भूमि अपरदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मत्स्य संसाधन की। मत्स्य पालन भारत में नवीन उभरा हुआ संसाधन है, नया संसाधन है, जो नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों और जलाशयों में विकसित हुआ है। मत्स्य संसाधन से आहार की प्राप्ति होती है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है। ये लाभ होते हैं। मत्स्य पालन हेतु छिछले समुद्र, नदियों के मुहाने, ठंडी गर्म जल धाराएं जहां मिलती हैं वह स्थान प्रमुख रहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था। ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, नदियों के मुहानों पर, छिछले समुद्र यानी ऐसे समुद्र जहां समुद्र में सूर्य की किरणें धरातल तक पहुंचती हैं, वहां मछलियां अधिक पाई जाती हैं। ठंडी और गर्म धाराएं जहां आपस में मिलती हैं वहां मछलियां अधिक पाई जाती हैं, जैसे फ्लोरिडा तट। इसके अलावा मत्स्य पालन के 3 प्रमुख स्थान हैं भारत में। कौन कौन से? एक तो तटीय समुद्र तटीय क्षेत्र, भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके दोनों तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, दोनों तटों पर ज्यादा पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, पूर्वी तट पर कम पकड़ी जाती हैं। नदीमुख, नदी के मुहाने के ऊपर मछलियां अधिक पकड़ी जाती हैं। और आंतरिक मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। भारत में मत्स्य विकास हेतु भारत सरकार अनेक प्रकार के बंदरगाहों की स्थापना कर रही है और बहुत से प्रयास कर रही है। मतलब सीट युक्त रेल के डिब्बे चला रही है, तेज गति से चलने वाले रेल चला रही है। कारण क्या है? क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी यथास्थान पहुंचाना जरूरी रहता है। शीत भंडार बनवा रही है, मछुआरों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षणालय बना रही है। ये भारत सरकार इनके प्रयास कर रही है। बात करते हैं जल संसाधन की भारत में। अब अजैविक में जल संसाधन और खनिज संसाधन। जैविक में हमने 3 चीजें पढ़ी, पशु संसाधन, वन क्षेत्र और मत्स्य। पशु, वन और मत्स्य, इनके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है कहीं भी। बात करें अगर जल संसाधन की, जल कौन सा संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। वर्षा द्वारा जमीन पर और वाष्पीकरण द्वारा वापस वर्षा में, ये एक चक्कर बना रहता है। इसका प्रयोग पेयजल के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग और परिवहन आदि के लिए किया जाता है। जल का कार्य क्या है? जल के क्या क्या कार्य हैं? ज्यादातर जल सिंचाई में काम में आता है भारत में, उद्योगों में काम में आता है, पेयजल के रूप में काम में आता है, दैनिक कार्यों में काम में आता है, परिवहन के लिए भी काम में आता है। भारत में धरातलीय जल प्रमुख स्रोत वर्षा जल है। भारत में जो धरातल के ऊपर जो जल है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा है। वैसे तो सभी नदियों में वगैरह में पानी कहाँ से आता है? वर्षा द्वारा ही आता है। वर्षा जल है। भारत में वर्षा का वार्षिक औसत 108 सेंटीमीटर, संपूर्ण भारत में देखें तो 108 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसतन वर्ष में। धरातलीय जल का सर्वाधिक 89 उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है, 9% कार्य घरेलू कार्यों में किया जाता है और 2% उद्योगों में काम में लिया जाता है। जो धरातलीय जल है उसका उपयोग 89% सिंचाई में या कृषि कार्यों में, 9% घरेलू कार्यों में और 2% उद्योगों में। भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर धरातलीय जल में से 790 घन किलोमीटर जल ही भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। कितना जल प्राप्त होता है वर्षा से? 4000 घन किलोमीटर, उसमें से 790 घन किलोमीटर ये हमें वर्षा से प्राप्त होता है 4000, इसमें से ये भूमिगत हो जाता है, भूमिगत जल होता है। इस भूमिगत जल का उपयोग, जो भूमिगत जल है 790, उसमें 92% उपयोग कहाँ किया जाता है? कृषि कार्यों में। 92% कृषि कार्यों में, 3% घरेलू में, 3% घरेलू में और 5% उद्योगों में किया जाता है। जबकि जो धरातलीय जल है, धरातलीय जल का 89% कृषि कार्यों में, 9% घरेलू कार्यों में और 2% उद्योगों में प्रयोग में लिया जाता है।
भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों में कौन कौन सी चीजें हैं? नहरें, नलकूप और तालाब। जल प्रदूषण का निवारण, जल का पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, जल संभरण प्रबंधन, वर्षा जल संचयन भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण उपाय हैं। बात करें अगर खनिज संसाधन की, तो ये सभी पदार्थ जो भूमि से खोदकर निकाले जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। भारत में 6 श्रृंखलाएं हैं खनिज संसाधन की। 6 की 6 श्रृंखलाएं एक बार नहीं कई बार आपको मानचित्र पर मैंने बना बनाकर दिखाई है कि ये श्रृंखला ये है। पहली श्रृंखला छोटा नागपुर पठार, याद हो तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला। दूसरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला। एक ये आ गई छोटा नागपुर पठार, एक यहां महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अगली है कर्नाटक तमिलनाडु मेखला, कर्नाटक और तमिलनाडु। एक अकेली बची हुई केरल मेखला। राजस्थान गुजरात मेखला, एक राजस्थान और गुजरात मेखला। इस प्रकार से 6 मेखलाओं में विभाजित किया गया है। एक हिमालय मेखला। भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये हो गए जैविक और अजैविक संसाधन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा शक्ति का प्रमुख साधन जिससे अनेक प्रकार के उद्योग वगैरह चलते हैं, हमारे लाइटें वगैरह चलती हैं। कहां से हमें ऊर्जा मिलती है, कहां से ये शक्ति प्राप्त होती है, विद्युत कहां से प्राप्त होती है, किन किन चीजों से प्राप्त होती है? पेट्रोलियम की ऊर्जा एक का स्रोत है जिससे अनेक प्रकार की गाड़ियां संचालित होती हैं। यानी हमें शक्ति कहां से प्रदान होती है, ये ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है, जो किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत तत्व है ऊर्जा। आधुनिक औद्योगिक युग में शक्ति के साधन में किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक और आधार है। भारत में ऊर्जा स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत प्राचीन काल से चली आ रही, गैर परंपरागत जो नए ऊर्जा के स्रोत खोजे हैं वो। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जल विद्युत, तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। 2011 में भारत उत्पादित की गई विद्युत ऊर्जा का 64.1% भाग तापीय ऊर्जा, 64.1% भाग तापीय ऊर्जा था। जितनी ऊर्जा मतलब भारत में उत्पादित की गई उसका 64% भाग तापीय ऊर्जा के अंतर्गत था, जो किससे प्राप्त हुई? कोयला से। 32.2% भाग जल विद्युत था, 32.2% जल विद्युत, जो किससे प्राप्त हुआ? जल से। 3.7% भाग परमाणु, 3.7% भाग परमाणु ऊर्जा। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कोयला। कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है और शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। उद्योग की जननी है, उद्योगों का जन्म किससे हुआ है? कोयले से हुआ है। कोयले के बिना किसी उद्योग का कोई महत्व नहीं था आज से पहले। अब तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा आ गई है उसका बहुत महत्व चल रहा है। विश्व में कोयला उत्पादक राष्ट्रों में भारत का चीन व संयुक्त राष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का, दूसरा स्थान यूएसए का और तीसरा स्थान भारत का। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-4 बार पढ़ाया। कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट कोयला आता है, जिसमें कोयले की मात्रा बहुत अधिक होती है। बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट,
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में ज्यादातर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र को गोंडवाना कालीन कोयले और ट्रेशियरी कालीन कोयले में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, एक गोंडवाना कालीन कोयला और एक ट्रेशियरी कालीन कोयला। उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ट्रेशियरी की चट्टानों की अपेक्षा गोंडवाना चट्टानों में हमें उत्पादन और उपभोग की दृष्टि वाला कोयला प्राप्त होता है। कोयला प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं? 1 गोदावरी घाटी, 2 महानदी, 3 दामोदर, 4 सोन नदी घाटी। इन 4 घाटियों में सर्वाधिक कोयला हमें प्राप्त होता है। चारों की चारों नदी घाटियां पता है, छोटे नागपुर के पठार, इसीलिए छोटे नागपुर को पठार को क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। ट्रेशियरी कालीन कोयले की प्राप्ति असम से, मेघालय से, जम्मू कश्मीर से, तमिलनाडु से, राजस्थान से और पश्चिम बंगाल से होती है। असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं पेट्रोलियम। ये बात हो गई कोयले की, बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम अर्थात चट्टानों से निकला हुआ तेल। पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ है चट्टानों का तेल। भारत में विश्व के कुल 0.5% को पेट्रोल के भंडार है। 0.5%। भारत में 0.5% ही विश्व के तेल भंडारों का क्षेत्र है। प्राकृतिक तेल की खोज के लिए देश ने सन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। 1956 में प्राकृतिक तेल व गैस योजना आयोग की खोज की स्थापना की थी, जिसका शॉर्ट नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी की स्थापना की गई थी भारत में। कब? सन 1956 में। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में मुंबई हाई व बसई अपतटीय क्षेत्र। मुंबई हाई, मुंबई से 200 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर पेट्रोल निकाला जा रहा है, जिसको क्या कहा जाता है? मुंबई हाई। मेहसाना, खेड़ा जिला, आंध्र प्रदेश, कृष्णा और गोदावरी घाटी, गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी, सूरत, बड़ौदा, बड़ौज, मेहसाना, गोदावरी बेसिन और राजस्थान के बाड़मेर जिले, यहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये स्थान है पेट्रोलियम भारत प्राप्ति के। भारत में कुल 22